नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 5 में आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट होगा और यूनियन एग्जीक्यूटिव होगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है, एक प्रकार से एडवोकेट होता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इसका इलेक्शन किया जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? MP, लोकसभा और राज्यसभा के जो MP होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। MLA होते हैं जो UT के और स्टेट के, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेते हैं। कौन कौन से MLA UT के? दिल्ली है, पौंडीचेरी है, ठीक है। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। हमें पता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन रेजिग्नेशन अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वो लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और रिजाइन करने के बाद जो नया इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब आता है कि क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर कोई लड़ सकता है? जी नहीं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन वही लड़ सकते हैं जिसको कम से कम 50 इलेक्टोरल उसको प्रपोज करते हो, बोलते हो कि हाँ इसको लड़ना चाहिए और सपोर्ट करते हो। 50 है जे 50 बोले और 50 उसको सपोर्ट करे। अब आता है कि इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है कि अगर वो वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे। क्या करे? वोलेशन, संविधान का उल्लंघन करे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए एक मोशन लाया जाता है जिसमें सबसे पहले 1/4 मेंबर साइन करके देते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा की हो। 1/4 मेंबर अगर ये कहे कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए, तब वो मोशन लेके जाया जाता है और उसके लिए प्रेसिडेंट को 14 डे का बाकायदा नोटिस दिया जाता है। उसके बाद दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से मोशन पास होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो राष्ट्र प्रेसिडेंट को क्या है कि इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाया हुआ मान लिया जाता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो MP होते हैं वो भाग लेते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। एक नोट करने की बात क्या है कि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी भाग लेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन इसमें MLA इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ने राज किया है 5 साल, तो जब तक अगला नहीं आएगा, जब तक यानी कि अगला इलेक्शन नहीं होगा, तब तक वही प्रेसिडेंट रहेगा। यह नहीं कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, यानी कि अगर किसी कारण इलेक्शन लेट हो रहा है तो प्रेसिडेंट अपनी टर्म को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उसको रिमूवल हो जाए, तब वाइस प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी मिल जाती है। कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन का, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होती है? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो ऑफिस होल्ड करता है प्रेसिडेंट के अंडर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। EC मतलब इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ UPSC। ICSC क्या होता है? इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन को ये अपॉइंट करता है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है? जो स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बनाई गई है। अपॉइंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर इन UT में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगला है कि प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है।
ये सम्मन भेजता है, प्रोरोगेट करता है पार्लियामेंट को, डिजोल्व लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है, ज्वाइंट सीटिंग के लिए बोल सकता है। पार्लियामेंट को ये एड्रेस करता है जब नई नई लोकसभा बनती है, जब नई नई लोकसभा की पहली मीटिंग को ये एड्रेस करता है, संबोधित करता है। प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट कर सकता है कि वो मीटिंग को प्रिसाइड करे जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट क्या हो, खाली हो। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पोस्ट खाली हो तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को बोल सकता है कि आप मीटिंग को प्रिसाइड कीजिए। अगर किसी एमपी की डिसक्वालिफिकेशन का जब सवाल उठता है तो प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है, किसके साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि इसको डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, स्टेट और सेंटर में फंड का बंटवारा। उसके बाद अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट माफ़ी दे सकता है, सज़ा प्राण दंड को स्थगित कर सकता है, कोई सज़ा को कम कर सकता है, उसमें छूट दे सकता है। प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो भी इंजॉय करता है, सस्पेंसिव वीटो इंजॉय करता है और पॉकेट वीटो भी इंजॉय करता है। मानो कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है रिकंसीडर के लिए, लेकिन अगर दोबारा आ गया तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 बोलता है कि प्रेसिडेंट को यस करनी पड़ेगी। 24th अमेंडमेंट 1971 कहता है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं उन पर यस कहनी पड़ेगी, ना तो उनको वापस भेज सकता है ना ही नो कर सकता है। अगली लाइन है कि प्रेसिडेंट स्टेट जो मनी बिल है उसको रिजेक्ट कर सकता है लेकिन दोबारा नहीं भेजेगा, कि भाई रीथिंक के लिए नहीं भेजेगा। और हाँ, प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो यूज कर सकता है स्टेट लेजिस्लेशन के केस में। मान लो किसी स्टेट ने कानून बनाया, गवर्नर ने उसको भेज दिया प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको उसके लिए पॉकेट वीटो यूज कर सकता है। अगला है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है, आर्टिकल 123 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस एक प्रकार से कानून होता है जो उस सिचुएशन में लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो कानून जो लेके आता है वो जस्टिफिकेशन उससे पूछा जा सकता है बाद में कि क्या ये ज़रूरी था या नहीं था, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्डिनेंस लेके आया गया है। वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो सेम लेजिस्लेशन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन हमें वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट मिलती है तो पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं तो वो पास हो जाना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। ऑर्डिनेंस जो होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लगाता है, ये कानून लेके आता है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ऑर्डिनेंस लागू करता है। ऑर्डिनेंस जो है टैक्स लॉ को अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको वो अमेंड नहीं कर सकता है। और ऑर्डिनेंस का इमरजेंसी के साथ कोई लिंक नहीं है, ऑर्डिनेंस कभी भी लागू लाया जा सकता है। आर्टिकल 72 कहती है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डन पावर है, माफ़ करने की पावर है। आर्टिकल 161 किसकी पावर को डील करता है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर को, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति सजा पार्डन पावर जो राष्ट्रपति की है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, वो किसकी सलाह पर माफ़ करता है, यूनियन कैबिनेट की। प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन लाई इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की ओथ। आर्टिकल 55 उसका जो इलेक्शन का तरीका है उसको डील करता है। आर्टिकल 56 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के ऑफिस कितनी टर्म का होना चाहिए। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो है वो प्रेसिडेंट की सलाह पर कार्य करती है। आर्टिकल 75 बोलता है कि मिनिस्टर की सैलरी कितनी होगी। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 111 एसेंट टू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 किससे डील करता है, जो बिल पार्लियामेंट पास कर देती है उन पे प्रेसिडेंट मोहर लगा देता है। आर्टिकल 143 कहता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है। अगला आता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक क्या होगा बेटा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा।
आर्टिकल 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। किसका चेयरमैन होगा? राज्यसभा का। अब आता है आर्टिकल 66 बोलता है कि इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का। उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इसमें कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इसमें भाग लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो एमपी होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के वो भाग लेते हैं। और याद रखना नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें भाग लेते हैं, बट इसमें एमएलए भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और 20 इलेक्टर इसको सपोर्ट करने चाहिए, तभी कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। 20 इलेक्टोरल एज प्रपोजर एंड 20 एज ए स्कैंडर। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ किसने दिलाई थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। यह 6 महीने तक प्रेसिडेंट बन सकता है अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाए या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहता था कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाना चाहिए? बाय ज्वाइंट सीटिंग, भाई दोनों लोकसभा राज्यसभा मिले और प्रेसिडेंट बना दे। लेकिन 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 ने इसका प्रोसेस क्या कर दिया? अलग अलग इलेक्शन से इसका प्रोसेस बना दिया। रिमूवल कैसे होता है इसका? एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, पास कर दिया जाता है बाई इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा पास कर देगी और लोकसभा अगर उसको एग्री कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 70 कहता है ये प्रेसिडेंट के फंक्शन, प्रेसिडेंट के कार्य भी कर सकता है इमरजेंसी या कंटिन्यूस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आता है पीएम। आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री की टर्म कोई फिक्स नहीं होती, ये ऑफिस होल्ड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकता है। ये प्रिसाइड करता है मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कोलैप्स हो जाती है अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि सारी की सारी जितनी अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रधानमंत्री ही बोलता है कि आप इसको अपॉइंट कर दीजिए। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को बताए, प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करे। आर्टिकल 77 क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्शन है वो सारे किसके नाम से लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। अब आता है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमारी लोकसभा नहीं बनती है, लोकसभा बनती है जब कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, उसमें पीएम होता है पहले और उससे सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से लाया गया। मान लो लोकसभा के 500 मेंबर हैं तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 75 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 75 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवार्ड लोकसभा। देखो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है? सारे के सारे मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है हमारे पास कैबिनेट, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे आज के टाइम पे हम देखें राजनाथ जी है, अमित शाह है, ये क्या है? निर्मला सीतारमण है, ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर ही सारे डिसीजन लेती है लगभग। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन दैट कैबिनेट के जो डिसीजन है वो सारे, कैबिनेट जो डिसीजन लेगी वो सारे के सारे किस पे बाइंड होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ज़्यादा, क्योंकि जो हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, वो ज़्यादा बुलाए नहीं जाते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसके साथ अटैच कर दिया जाता है? कैबिनेट के साथ ही अटैच कर दिया जाता है। तो सारी की सारी मोर पावरफुल क्या हो जाती है? कैबिनेट ही होती है। कैबिनेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया। आर्टिकल 52 के अंदर इसको संविधान के अंदर डाला गया है। बाई कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सारे मेजर लेजिस्लेशन को डील करती है। हायर अपॉइंटमेंट पर ये सलाह देती है, ठीक है। फिर आता कमेटी। कमेटी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है कैबिनेट कमेटी। एक तो जो कैबिनेट कमेटी होती है वो संविधान में नहीं थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2 प्रकार की होती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? जो परमानेंट कमेटी हमेशा बनी रहती है। एडहोक क्या होती है? टेम्परेरी जो बनाई जाती है, ठीक है। ये हमारे
प्रधानमंत्री तक थे। उसके बाद हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।